भारत ने 23 मिनट तक पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे पंगु बना दिया। जो काम आज तक अमेरिका, रूस या फिर इजराइल नहीं कर पाए, वो भारत ने कैसे कर दिया। और दोस्तों, वो क्या माजरा था कि पाकिस्तान जिस राफेल को मार गिराने का ख्वाब देख रहा था, बार बार यहां पर अपनी झूठी खबरें फैला रहा था, वो असल में डीआरडीओ का प्लान क्या था। तो आज हम खोलने वाले हैं इन ऑपरेशन सिंदूर की वो परतें जो दुश्मन के दिल में हमेशा के लिए खौफ बनकर के बस गई हैं। ये कहानी है भारत के पराक्रम की, भारत की इंटेलिजेंस की और भारत की उस मारक क्षमता की जिसके आगे कोई नहीं टिक पाया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 9 और 10 की दरमियानी रात से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक ऐसी खतरनाक, अनोखी और चतुर रणनीति बनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान को ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो आज तक सदमे में है। भारत ने इस्तेमाल किए बिना पायलट वाले ड्रोन्स जो दिखने में हूबहू हमारे खतरनाक फाइटर जेट राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लगते थे। सोचिए, दुश्मन के रडार पर ये दिख रहे थे घातक फाइटर जेट्स और वो हैं सिर्फ ड्रोन्स। दोस्तों, इन्हीं डम्मी प्लेन्स को, इन छलावे वाले फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की तरफ भेजा गया और मकसद था ये देखना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना पानी में है, कितना वो जागा हुआ है। और नतीजा क्या निकला? दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि उनका महंगा और सो कोल्ड एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत की इस चाल के आगे एकदम निकम्मा साबित हुआ। जैसे ही ये डमी प्लेन्स पाकिस्तानी रडार की पकड़ में आते हैं, उन्हें लगा कि भारत ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। खलबली वहां पर मच जाती है। उन्होंने फौरन अपने चीनी HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया, अपने फाइटर जेट्स को इन डमी प्लेन्स को मारने के लिए भेज दिया और यहीं वो भारत की चाल में, यानी भारत के ट्रैप में फंस गए। और इस सारी अफरा तफरी में उनके रडार्स और उनके कमांड सेंटर्स की लोकेशन इंडिया को क्लियर पता चल गई। और दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान ने अपने रडार्स, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, भारत ने अपना अगला इक्का फेंका। इजराइल से लिए गए हारू ड्रोन्स और भारत के डीआरडीओ में बने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स। इन ड्रोन्स को कामिकेज ड्रोन या सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों यानी कि रेडिएशंस को पीछा कर लेते हैं और सीधे जाकर के उसी रडार स्टेशन या उसी मिसाइल लॉन्चर से जा करके टकरा जाते हैं और उसे बर्बाद करके रख देते हैं। मतलब दोस्तों, दुश्मन का रडार ही उसका असली काल बन जाता है। एक एक करके ड्रोन्स ने पाकिस्तानी रडार स्टेशंस और उनके एयर डिफेंस यूनिट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो रडार कुछ देर पहले भारतीय विमानों को ट्रैक करने का दम भर रहे थे, वो खुद इसका शिकार बन गए। पाकिस्तान की एयर सिक्योरिटी, उनकी हवाई ताकत की कमर टूटना स्टार्ट हो गई। उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क चरमराने लग गया। ये वो दोस्तों वो वक्त था जब भारत के असली शिकारी, असली ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए मैदान साफ हो चुका था। और जैसे ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ, भारतीय वायुसेना ने धड़ाधड़ अपनी असली हथियार को निकालना स्टार्ट कर दिया। भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड के अलग अलग एयरबेसेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया और इनके नीचे लगी हुई थी दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इंडियन एयरफोर्स का ये असली ब्रह्मास्त्र है। आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार, 300 से लेकर के 400 किलोमीटर की रेंज और एक्यूरेसी एकदम 1 मीटर तक की। यानी दोस्तों, कहीं से भी फायर करो, 1 मीटर के रेडियस में बिल्कुल डिलीवरी पिन पॉइंट कर देगी। दोस्तों, NSA अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस को इस मिशन में खास तौर पर यानी कि ब्रह्मास्त्र हथियार के तौर पर चुना गया और ये फैसला कितना सही था ये दुनिया ने देख भी लिया। लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने रात के अंधेरे को चीरते हुए पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक कुल 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस, इन पर ब्रह्मोस मिसाइलों ने अटैक किया। दोस्तों, पाकिस्तान के 13 प्रमुख एयरबेसों में से 11, सोचिए 11 एयरबेसों पर अगर सटीक हमला हो जाता है तो उसके बाद में वायुसेना की जो कमर है वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। सिंध में दोस्तों, एक हैंगर समेत कई जो महत्वपूर्ण ठिकाने थे, उनके फाइटर जेट्स थे, उनके
एयर सर्विलांस सिस्टम्स थे, उनके प्लेन्स थे और उनके बेशकीमती उपकरण, ये सारे के सारे पलक झपकते ही राख के गोलों में तब्दील हो चुके थे। बड़ी बात यह थी कि दोस्तों वहां पर रखा उनका अवैक्स सिस्टम भी तबाह हो गया और ये हमले इतने जोरदार और सटीक थे कि पाकिस्तानी वायुसेना को अपने बचे खुचे विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। उनकी हिम्मत, उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। अस्सीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में जो हड़कंप मचा, उसकी गूंज कई दिनों तक सुनाई देती रही और ये वो तबाही थी जिसकी पाकिस्तान ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की हो। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह थी कि इस ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा फेज भी आया जब लगभग 23 मिनट तक पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पंगु बना दिया गया। सोच के देखिए दोस्तों, 23 मिनट तक दुश्मन अंधा, बहरा, लाचार था। ये कैसे हुआ? ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का बेहतरीन कमाल था। दोस्तों भारतीय सिस्टम्स ने पाकिस्तानी रडार्स को इस कदर जैम कर दिया, उन्हें ऐसा झूठा सिग्नल भेजा कि वो समझ ही नहीं पाए कि हमला किधर से हो रहा है और वो असली टारगेट कौन कौन से हैं इनको पहचान भी नहीं पाए। पहले दोस्तों हमने डमी ड्रोन्स से उनको उकसाया, फिर हारो ड्रोन्स से उनके रडार्स को एक्टिवेट कर दिया और उनको चुन चुन करके मारा और फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने उन्हें पूरी तरह से ब्लाइंड कर दिया। और इसी 23 मिनट की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये थी भारत की मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति जिसके आगे टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। पूरे 23 मिनट तक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से पंगु बना रहा, अंधा बना रहा, लाचार बना रहा। दोस्तों उसे बिल्कुल मालूम भी नहीं था कि उसके साथ में 23 मिनट तक क्या हो रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड था। और पाकिस्तान ने उसके बाद में अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिशें की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, राफेल को मार गिराया है, लेकिन दुनिया तो जानती है कि उनकी ये बातें कोरी लफबाजी से ज्यादा कुछ नहीं होती हैं। बाद में खुद उनके ही कुछ सूत्रों ने दबे जबान के अंदर कबूल कर लिया कि जिन्हें वो भारतीय फाइटर जेट यानी राफेल समझ रहे थे, वो असल में भारत के ही भेजे हुए छलावा प्लेन्स थे, डीआरडीओ के छलावा प्लेन्स यानी उनके खुफिया प्लेन्स जो बिल्कुल राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे दिखते थे। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की सीधी निगरानी के अंदर चला और इसके पीछे जो दिमाग था वो था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSC अजीत डोभाल का। उनकी अचूक रणनीति और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की ताकत ने इस ऑपरेशन को सफल बना दी थी। और दोस्तों अब बात करते हैं भारत की उस खतरनाक स्ट्रेटेजी की, रणनीति की, जिसने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की कमर तोड़ करके रख दी, जिसमें एक है सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और जो दूसरी है वो है डीड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। सुनने में दोस्तों ये नाम जो है बड़े से टेक्निकल लगते हैं, लेकिन सरल भाषा में अगर मैं आपको उनको समझाऊं तो इनका मतलब होता है दुश्मन की जो हवाई सुरक्षा है उसको पहले अंधा और बहरा बना दो और उसके बाद उसके पूरी तरह से तबाह करके रख दो। ये पहली जो रणनीति है यानी कि सीड मतलब कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसका मतलब है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाना, उसे कंफ्यूज करके डालना और उसे काम करने लायक ही नहीं छोड़ना। इसके लिए भारत खतरनाक तकनीक का यूज करता है। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देना ताकि वो देख और सुन ना सके। DRDO के DRFM आधारित जैमर्स तो इतने ज्यादा एडवांस हैं कि दुश्मन के सिग्नल्स को पकड़ करके उससे बदल करके वापस भेज देते हैं और दुश्मन को बेवकूफ बना देते हैं। इसमें दोस्तों दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है रुद्रम एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। DRDO ने रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलें बनाई हैं जो खास तौर पर दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन साइट्स को निशाना बनाने के लिए हैं। जैसे ही कोई रडार एक्टिवेट होता है तो रुद्रम उसकी तरंगों का पीछा करके उसे तबाह करके डाल देती है। और जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो है डिकॉय यानी कि दुश्मन की मिसाइलों को भटकाने के लिए डमी टारगेट्स या फिर ड्रोन डिकॉय का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में अल्फा एस और स्विफ्ट जैसे डिकॉय इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार्स को एक्टिवेट करवाया गया और उनकी लोकेशन का पता लगवाया इन्हीं के जरिए। ये थी भारत की सीड की
परतें तो दुश्मन को उलझाओ, भरमाओ और उसे जाम कर डालो। इसके बाद दोस्तों आती है दूसरी स्ट्रेटजी और वो है डीड रणनीति, यानी कि दुश्मन की हवाई सुरक्षा का समूल नाश करके डाल दो। यानी डीड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। जब सीड से दुश्मन कमजोर हो जाता है तब डीड रणनीति से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया जाता है और उसके लिए जो खास तकनीक इस्तेमाल होती है वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें नंबर 1 है स्टैंड ऑफ मिसाइल। तो दोस्तों इसमें जो आता है कि ब्रह्मोस और जो प्रलय जैसी लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो दुश्मन की पहुंच से दूर रह करके ही उनके ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला करके उनको नेस्तनाबूद कर डालती है। 10 मई के हमलों में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा खेल किया था। ये मिसाइल एयरबेस के रनवे और रडार साइटों को हमेशा के लिए बेकार करने की ताकत रखती है। दोस्तों जो नंबर 2 है वो है हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक्स। इसमें आते हैं हमारे वायुसेना के शेर यानी राफेल फाइटर जेट्स, सुखोई 30 MKI जो स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और AASM ग्लाइड बमों से लैस होकर के उड़ान भरते हैं। दोस्तों इन्हीं हथियारों के दम पर हमने पहली लहर में सिर्फ 23 मिनट के अंदर शरारती तत्वों के कई सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और इसी दौरान हारूप और स्काई स्ट्राइकर लूटिंग म्यूनिशन ड्रोन्स का जो जुड़वा इंजन वाले हैमर बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल इसके दौरान किया गया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिसने पहले जेमिंग, फिर एंटी रेडिएशन मिसाइलों से रडार पर हमला किया और आखिर में स्टैंड ऑफ मिसाइलों से पूरी तरह तबाही मचा दी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की चीन में बनी HQ-9 और LY-80 सैम बैटरियों और JY-27 जैसी लंबी दूरी की रडार्स को खासतौर पर टारगेट किया गया। दोस्तों ये चीनी सिस्टम्स पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की जान हुआ करते थे और भारत ने उसी की जान को निकाल दिया है। उनकी हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से पंगु बना दिया। आधी रात के करीब पाकिस्तानी रडार्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से पूरी तरह से जाम करते हुए 23 मिनट की इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडिंग आखिर और निर्णायक हमला साबित करने में बहुत कारगर रही और इसी दौरान ब्रह्मोस और दूसरी क्रूज मिसाइलों ने साथ ही देश में बने लूटिंग म्यूनिशन ड्रोन्स ने पाकिस्तान के नूर खान जो रावलपिंडी के पास है, सरगोदा, भोलारी, शाहबाद जैसे अहम एयरबेसेस और एयर डिफेंस साइटों पर हमला किया। उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली और इन हमलों ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क को जिसमें चीनी HQ-9 और LY-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और JY-27 जैसे एडवांस रडार शामिल थे, इनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। नतीजा इनका क्या हुआ दोस्तों? पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा एक डेड जोन में तब्दील हो गई, पूरी तरह से वो बेकार हो गई। नूर खान, सरगोदा जैसे प्रमुख एयरबेसेस के रनवे और बिल्डिंग्स ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के अटैक से पूरी तरह से तबाह हो गई। इस पूरे ऑपरेशन की सफलता के लिए एक और जो खास हीरो है वो है हमारा DRDO ने ऐसी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जिन्हें भारत को ये बढ़त दिलाने में बड़ी मदद की है, जिसमें नंबर 1 है पैसिव होमिंग। तो दोस्तों रुद्रम मिसाइलों का पैसिव होमिंग हेड रडार सिग्नल को पकड़ करके टारगेट का पीछा किया जाता है। मतलब दुश्मन का रडार जैसे ही एक्टिवेट होता है मिसाइल को खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। इसमें नंबर 2 है DRFM जेमिंग। तो DRDO की DRFM यानी कि डिजिटल RF मेमोरी तकनीक किसी भी रडार के सिग्नल को कॉपी करके उसी सिग्नल को वापस दुश्मन की तरफ भेज देती है। इससे असली और नकली टारगेट्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और दुश्मन का जैमर भी इससे धोखा खा जाता है। DRDO की जो तीसरी टेक्नोलॉजी है वो है मिलीमीटर वेव रडार। ये खास रडार बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं जिससे छोटी से छोटी चीजें हैं उनको पकड़ना आसान हो जाता है और इन्हें जाम करना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। इन तकनीकों ने दोस्तों भारतीय सेना को वो ताकत दी जिससे दुश्मन के हर मंसूबे को हमने नाकाम कर दिया। और दोस्तों इसमें एक और जो टेक्नोलॉजी थी वो थी स्वदेशी ड्रोन्स, जिससे इस ऑपरेशन में भारत को बड़ी मदद दिलाई है। दोस्तों इजरायली हारूप ड्रोन्स और स्वदेशी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स का ताबड़तोड़ यूज किया गया। दोस्तों बेंगलुरु में बने ये घातक लूटिंग म्यूनिशन ड्रोन, जिन्हें सुसाइडल ड्रोन्स भी कह सकते हैं, ये 5 से 10 किलो के वॉरहेड ले जाकर के 100 किलोमीटर तक चुपचाप उड़कर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर की वजह से ये बहुत खामोशी से ऑपरेट होते हैं और उन्होंने वास्तव में बहुत तगड़ा काम करके दिखाया है। ये तकनीक दिखाते हैं दोस्तों कि भारत अब हथियारों के लिए सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं है बल्कि खुद आत्मनिर्भर बन चुका है। तो दोस्तों इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं कि भारत को अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नमस्कार।